चलिए, तो कैसे हैं दोस्त? ठीक है आप लोग? मस्त है ना? चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं इतिहास की दुनिया में। हम लोग जो है इतिहास चालू करने जा रहे हैं, तो इसके पहले हम लोग जानेंगे क्या, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये जानेंगे कि इतिहास जो है, आखिर इतिहास हम लोग पढ़ेंगे क्यों, और इतिहास पढ़ने से हमें फायदा क्या है, और इतिहास लोग पढ़ते क्यों हैं। तो देखिए मेरे साथी, इतिहास जो है, यहाँ रखे प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव, प्रत्येक जंतु, हम सभी मानव, चाहे कोई हो, किसी भी सभ्यता का अगर हम बात करें, किसी भी हम जीव जंतु की अगर बात करते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ इतिहास होती है। और जब हम आज उसके बारे में बात करते हैं, तो इससे पहले की दुनिया, इससे पहले की समय में जो कुछ कहीं कुछ हुआ, तो उसके बारे में आज अगर हम गाथा गाते हैं या गाथा के लेख उल्लेख करते हैं, तो उसकी हम इतिहास की झलक से ही कुछ बता पाते हैं, समझ पाते हैं, कह पाते हैं। इतिहास जो है वो वर्तमान से लेकर उन वस्तु या उन जीव या उन जंतु या उन जीवों के लिए, यानी वर्तमान से लेकर उनके पूर्व पूर्व यानी कि उनके जन्म से लेकर आज तक की जो कहानी होती है, मतलब कि आज के पहले वाले जो बीती हुई जितनी सारी कहानी होती है, वो सारे के सारे इतिहास है, उसकी इतिहास है। और जब हम उसकी इतिहास के बारे में जानते हैं, तो हम उनके रोचक रोचक तथ्यों को जानकर उनसे हम सीख लेते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे वंशज, या अन्य कोई जीव जंतु, या अन्य कोई पेड़ पौधे, या ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, वो पूर्व की स्थिति में कैसे थे, फिर धीरे धीरे कैसे कैसे उनका विकास हुआ, और आज वर्तमान में वो किस प्रकार हैं। आप भी अगर शासन प्रशासन की बात करते हैं, तो हम जब किसी शासन प्रशासन के क्षेत्र में जाते हैं, या किसी कार्यालय के, है ना, अंतर्गत काम करते हैं, तो वहां भी जाते हैं, तो वहां के भी कुछ शासक प्रशासक या उनके कार्यालय में रहे कुछ अधिकारियों के पूर्व से होते हुए आज तक की गतिविधि को हम लोग पहले जानते हैं और समझते हैं कि जो इसके पहले थे वो कौन थे, उसके पहले थे वो कौन थे, उसके पहले वो कौन थे, और उसी के आधार पे आज वर्तमान में हम भी आए हैं। तो उनका उनका क्या अपनी कार्यशैली रही है, क्या क्या क्षेत्र में उन्होंने कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया है, उन सारी अनुभवों को प्राप्त कर हम वर्तमान से जुड़ जाते हैं, उसके कामों में लग जाते हैं, और उन्हीं के आधारशिला बनाकर हम अपने काम करने में या उससे और बेहतर देने में हम अपनी कार्यशैली को और सुदृढ़ तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे कि हम जब अपने मानव का इतिहास के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं, तो ये पाते हैं कि इतिहास जो है वो किन किन तथ्यों पर आधारित है। तो उन बीती हुई कहानी को, हमारे पूर्व से जो बीती हुई कहानी है, उस कहानी को लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे में इतिहास रहा है, तो वो इतिहास कैसा था, है ना। किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी समुदाय का कुछ न कुछ इतिहास रहा है। तो इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोग उनके कई कालखंडों में विभाजित कर देते हैं। क्या समझ आया? इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोग उसके कई कालखंडों में विभाजित करके पढ़ते हैं, और प्रत्येक कालखंडों को किस नाम से जाना जाता है, किस कालखंड में क्या क्या हुआ है, उन तथ्यों पर हम विचार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए साथी, देखते हैं आप लोग यहाँ पे। देखिए, इतिहास जो है वो हम लोग आज इतिहास पढ़ेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो, इंग्लैंड हो, चाइना हो, जापान हो, जर्मनी हो, माने हमारे एशिया हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वगैरह वगैरह देश या महादेश हो, सबका कुछ न कुछ इतिहास रहा है, और सबके इतिहास के बारे में जानकारी हम लोगों को प्राप्त करना होता है। लेकिन दोस्त, हम लोग जो है अपने कंपटीशन के क्षेत्र में, कंपटीशन के दौर में जब आते हैं, तो कम से कम अपना भारतीय इतिहास को तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा।
भारतीय इतिहास को जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उन्हें कई खंडों में विभाजित कर रखे हैं। तो देखेंगे इंडियन हिस्ट्री, है ना, यहाँ पे देखेंगे इंडियन हिस्ट्री का मतलब भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास जो है, इन इतिहासों को हम कई कालखंडों में विभाजित करके इस प्रकार पढ़ते हैं। देखेंगे साथी, भारतीय इतिहास को पहले लिखा गया है प्राक ऐतिहासिक काल। क्या लिखा गया है? प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल। और दूसरा लिखा गया है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा लिखा हुआ है ऐतिहासिक काल। क्या लिखा हुआ है? ऐतिहासिक काल। समझने का प्रयास हम लोग करते हैं साथी। ये है प्राक ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल का मतलब हुआ कि कौन से काल है, प्राक ऐतिहासिक काल क्यों, किससे कहा गया? तो ऐसे पूर्व की बात कर रहा है कि जिसकी आज तक किसी प्रकार के कोई भी लिखित विवरण प्राप्त ही नहीं है, जिसका कोई साक्ष्य भी मौजूद नहीं है, जिसे हम पढ़ के समझ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई लिखित विवरण नहीं मिला है। और उस काल खंडों में हुए सारी घटनाएं और उस समय के कुछ मौजूद किसी भी जीव जंतु या पाषाण या पेड़ पौधे, किसी न किसी का कुछ न कुछ अवशेषों के आधार पर हम उसे जानकारी प्राप्त करते हैं, बट उसके बारे में कोई लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं होती है। उस प्रकार के कालखंडों को हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल में रखकर देखते हैं या पढ़ते हैं, समझते हैं। क्लियर? और दूसरा रखा गया है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ऐतिहासिक काल तो है, इनका भी कुछ इतिहास है, लेकिन इनको जो है पढ़ने के लिए और समझने के लिए कुछ कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिन्हें हम देखकर उनके चित्रों से, चित्रांकन से, उनके अन्य प्रकार के शैलियों से हम समझ तो सकते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उनका उचित रूप से लिखित साक्ष्य के रूप में मौजूद नहीं है। अगर कहीं कमोबेश किसी चित्र के अनुसार कुछ लिखी गई शैली भी अगर मिली है, तो हम पूर्ण रूपेण उसे पढ़ नहीं सके हैं। अगर कुछ साक्ष्य मिला भी है तो उनके चित्रांकन के अनुसार हम समझने का प्रयास किया है, लेकिन उसे लिखित विवरण के रूप में हम देखे हैं, मतलब हम उसे देख पाते हैं कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो कथन क्या लिखा हुआ है हम उसे पूर्णतः स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं सकते हैं। तो उस प्रकार के कालखंड में मिले बहुत सारी साक्ष्यों के आधार पर उनके जो कालखंड रहे हैं उसके इतिहास को हम आद्य इतिहास के रूप में जानते हैं। और अगले कड़ी पे है ऐतिहासिक काल। जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ते चला गया, कुछ ऐसे साक्ष्य हमें मौजूद हुए, ऐसे कहानियां मिली जिनसे लोग अवगत हुए, और ये अवगत हुए इनके बारे में कुछ न कुछ कहीं न कहीं लिखित विवरण मौजूद है और उसे हम पढ़ने में सक्षम हुए। यानी कि जिस पूर्व की घटनाओं पर आधारित कहानियों को, पूर्व की घटनाओं को हम लिखित विवरण प्राप्त किया और उसे हम पढ़ा और पढ़ करके जानकारी प्राप्त किया, तो वैसे कालखंडों के बीती हुई कहानी के जो इतिहास है, उस इतिहास को हम ऐतिहासिक कालखंडों में रखा है। तो दोस्त समझने में आया आप लोग को? नहीं, इतिहास को जो है 3 कालखंडों में हम लोगों ने बांटकर रखा है। तो कौन कौन? प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। क्लियर है? समझ में आ गया आपको?
ये 3 प्रकार के कालखंडों में हम लोग इसे बांट के रखते हैं। चलिए ठीक है, अब देखने का प्रयास ये करते हैं हम लोग कि सर ये प्राक ऐतिहासिक काल जो है इसे भी हम कुछ कालखंडों में विभाजित करके पढ़ते हैं क्या? हाँ, देखेंगे हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल को भी हम लोग 3 प्रमुख खंडों में बांटकर पढ़ने से हमारी पढ़ने की जो है कैपेसिटी वो थोड़ा इजी हो जाता है। कैसे कैसे हम पढ़ते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल को जो है हम लोग 3 खंडों में पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो प्रागैतिहासिक काल के ही अंतर्गत आएंगे। और मध्य पाषाण काल, इसके अधीन भी, इसके अंतर्गत भी जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी प्रागैतिहासिक काल के ही अधीन आता है। और एक होता है नव पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 कालखंडों में बांट लेते हैं। पूरा पाषाण काल, इसका समय जो है अज्ञात है, मतलब कि उस समय से हम इतिहास को शुरू करते हैं जहां से कुछ ज्ञात नहीं है, यानी अज्ञात कालखंडों से 8000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल को हम पढ़ते हैं। और 8000 ईसा पूर्व से, है ना, 4000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व तक हम लोग मध्य पाषाण काल को पढ़ते हैं कंप्लीट। और तीसरा जो है नव पाषाण काल, 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक की जो आधारित घटनाओं पर हम इतिहास को देखने या समझने का प्रयास करते हैं वो है नव पाषाण काल। यानी हमें समझना है ये इतिहास को जो है हम लोग 3 खंडों में बांट के पढ़ा, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और हमें प्रागैतिहासिक काल भी पढ़ना होगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये 3 चीज अगर आप पढ़ेंगे तो यहां से क्लियर होगा आपका प्रागैतिहासिक काल। और दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक। देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, अगर आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग पढ़ते हैं तो इसको हम लोग 2 खंडों में पढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल को आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता। आद्य में कौन कौन पढ़ते हैं साथी? तो आद्य में पढ़ते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और इसी वैदिक सभ्यता को अगर देखा जाए तो वैदिक सभ्यता को हम 2 खंडों में विभाजित कर देते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कंप्लीट। इसी जो है आद्य ऐतिहासिक को 2 भागों में बांटेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो अभी आपने देखा यहाँ पे कि प्रयाग ऐतिहासिक काल 3 चरणों में इसको हम लोग देखा, आद्य ऐतिहासिक काल को 2 चरणों में देखा, एक सिंधु घाटी और एक वैदिक सभ्यता कंप्लीट। और वैदिक सभ्यता को भी हम लोग पढ़ेंगे 2 खंडों में, एक है ऋग वैदिक और एक है उत्तर वैदिक। क्लियर हो गए आप लोग? चलिए ठीक है, अब यहाँ देखें हम लोग तीसरे पॉइंट पे है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को हम लोग कितने भागों में देखते हैं? तो ऐतिहासिक काल मतलब इतिहास यहाँ से हमारा चालू है, तो इस इतिहास काल का कितने खंडों में बांटते हैं? तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ये तीनों आपका भारत का इतिहास हो गया। अब भारत से संबंधित आधुनिक विश्व के इतिहास, यानी पूरे विश्व से भारत कैसे रिलेटेड है, तो हम उसको रिलेट करके आधुनिक विश्व का भी इतिहास पढ़ने का प्रयास करेंगे। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे ऐतिहासिक काल में हम लोग कितने खंडों में बांटा? तो 4 खंडों में हम लोग विभाजित किया। प्राचीन भारत का इतिहास जो 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी पूर्व तक,
मध्यकालीन भारत का जो इतिहास हम लोग पढ़ेंगे साथी, वो मध्यकालीन भारत जो है 712 से 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत का इतिहास जानेंगे। और आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं यहाँ पे, आधुनिक भारत का इतिहास जो हम लोग पढ़ेंगे वो 1707 ईस्वी से 1947 और आगे बढ़ेंगे तो 64 तक हम लोग पढ़ेंगे, या आज भी हम लोग आधुनिक भारत में आज तक की कहानी को जानेंगे। और इसमें चौथा जो है वो है आधुनिक विश्व, यानी 14वीं शताब्दी से लेकर 1950 यानी आज तक भी देखेंगे तो ये आधुनिक विश्व की परिदृश्य हमको समझ में आएगा। तो आप जो देखने का प्रयास किया मेरे साथी, वो आप है ऐतिहासिक काल को, है ना, प्राचीन भारत के काल में, मध्यकालीन भारत काल में, आधुनिक भारत के रूप में और विश्व आधुनिक, 4 खंडों में विभाजित करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। किसको? ये हुआ ऐतिहासिक काल की घटना, जिसको हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व याद रखेंगे। देखिए आज के दौर में जो इतिहास का हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और पढ़ते हैं, और सबसे ज्यादा कंपटीशन के क्षेत्र में जो एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत जो है इकलौता यहाँ पे क्वेश्चन बनाने वाला है, इसको हम क्वेश्चन मेकर कह सकते हैं। इस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। प्राचीन भारत को अगर हम देखेंगे कि सर प्राचीन भारत में अगर पढ़ेंगे सर तो क्या क्या हम लोग जानेंगे, प्राचीन भारत में हम लोग अगर पढ़ेंगे तो क्या क्या जानेंगे। मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे सर तो इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। फिर हम आधुनिक भारत में चलेंगे सर, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए प्राचीन भारत अगर हम 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व प्राचीन भारत अगर पढ़ेंगे हम लोग, तो प्राचीन भारत में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा ये देख लेंगे। महाजनपद, महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा में, इसको हम लोग देख लेंगे। और महाजनपद काल को अगर पढ़ करके आगे बढ़ेंगे तो हम प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य देखिए, मगध साम्राज्य 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक चलेगा। मगध साम्राज्य के बाद अगर हम बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत में ही पढ़ रहे हैं। महाजनपद, मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य याद रखेंगे। और इसी के बाद आएगा मौर्योत्तर। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे आप, समझ गया। यानी कि आप प्राचीन भारत में ही पढ़ना होगा महाजनपद, मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य। उसके बाद में है मौर्योत्तर काल। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हर्षवर्धन काल। यानी ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, अगर आपसे प्राचीन भारत पढ़ाया जाए या पढ़ने का मौका मिले या खुद अपना स्टडी करें आप, तो प्राचीन भारत में इन सेक्शन को जरूर पढ़ेंगे आप। महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन। इतना अगर आप क्लियर करते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास जो है आपका कवर हो जाएगा। इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएंगे, समझे कि नहीं। और आगे हम लोग देखते हैं कि सर ये तो प्राचीन भारत हो गया, प्राचीन भारत में हम लोग ये सारी चीज पढ़ लेंगे। तो जी अब क्या रह गया? अब जो आपको पढ़ना होगा मध्यकालीन भारत। देखिए ये प्राचीन भारत में आप ये सेक्शन को देख लिया। अब देखेंगे हम लोग किसको? आप मध्यकालीन को देखेंगे। तो ध्यान रखेंगे हम लोग अब किसको देखेंगे? तो मध्यकालीन को देखेंगे। हम लोग प्राचीन को अभी आपने देखा, इस प्राचीन को आप, है ना, ये सब चीज को देखा आपने, ये जो भी देखा प्राचीन के ये सब अंग देखे आप लोग, है ना। लेकिन अब जो है हम प्राचीन के बाद मध्यकालीन भारत को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे मध्यकालीन जो आएगा यहाँ पे आइए, यानी मध्यकालीन को देखिए मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास किया हूं
मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत जो है आपका 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, 712 से 1707 ईस्वी तक। देखिए 712 से 1707 तक ला आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो मध्यकालीन भारत, इस मध्यकालीन भारत को हम लोग दो खंडों में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पूर्व मध्यकालीन भारत, पूर्व मध्यकालीन भारत, और यहां देखेंगे उत्तर मध्यकालीन भारत। यहाँ क्या है, उत्तर मध्यकालीन भारत, याद रखेंगे उत्तर मध्यकालीन भारत। यानी कि जब मध्यकालीन पढ़ेंगे तो मध्यकालीन में हम लोग पूर्व मध्यकालीन पढ़ेंगे और उत्तर मतलब बाद में उत्तर मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। अब देखेंगे भाई, तो पूर्व मध्यकालीन जो पढ़ेंगे सर, इसमें कौन कौन से सेक्शन को पढ़ना होगा, कौन कौन से चैप्टर को देखना होगा, कौन कौन से शीर्षक आएंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या आएंगे। पूर्व मध्यकालीन भारत में 8 से 12वीं में शताब्दी में कौन कौन पढ़ना होगा हम लोग के, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। जब उत्तर भारत का क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे, इसमें होगा राजपूत राजा, पाल, गुर्जर और प्रतिहार, इसको देखना होगा। और जब दक्कन के बात हम करेंगे तो दक्कन में आएंगे चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट, इन वंशजों के हम इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। और दक्षिण भारत में अगर हम पढ़ते हैं मेरे साथी, तो ये पढ़ेंगे हम लोग चेर, पांड्य, चोल और शाही चोल, कंप्लीट। ये सारे जो आपको सेक्शन मिलेंगे पढ़ने के लिए, ये हैं आपके पूर्व मध्यकालीन भारत। आगे देखते हैं हम लोग उत्तर मध्यकालीन भारत, 12वीं से 18वीं सदी की अगर बात करता है तो यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन पढ़ना होगा। तो उत्तर मध्यकालीन में अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे उत्तर भारत इसमें भी आएगा, दक्कन इसमें भी आएगा और दक्षिण भारत इसमें भी आएगा, देख लेंगे ना। यानी आपने यहाँ पे देखा पूर्व मध्यकालीन में इन क्षेत्र को उत्तर भारत, दक्कन और भारत, ठीक उसी प्रकार से उत्तर भारत, तो उत्तर मध्यकालीन का जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें उत्तर भारत में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चौहान वाला वंश पढ़ेंगे और मुगल को पढ़ेंगे, जो वीआईपी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। दक्कन के क्षेत्र में अगर करेंगे तो विजयनगर साम्राज्य को हम जानने का प्रयास करेंगे और बहमनी वंश को पढ़ने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद दक्षिण भारत में अगर चलते हैं, देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे केर क्षेत्र पढ़ेंगे, देवगिरी के यादव समुदाय के बारे में हम लोग जानेंगे और वारंगल के काकतीय द्वार समुद्र होयसल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नया साथी आपको कंप्लीट कौन कौन से सेक्शन को पढ़ना है, ये आपको देख लिया कि आपने इसको देखा इंडियन हिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है भारतीय इतिहास में। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये अभी आपने देखा प्राचीन भारत में कौन कौन सेक्शन को पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत में हम किसको किसको पढ़ेंगे, है ना। मध्यकालीन भारत में भी पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन में कौन कौन से सेक्शन को हमें देखना होगा, है ना। यानी प्राचीन और मध्यकालीन। अब क्या रह गया, आधुनिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। क्लियर है, अगर ये समझ में आ गया, समझ में आ गया आप लोग के, चलिए इसको उतार सकते हैं, आप लोग उतार लीजिए, है ना, राइट डाउन, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, लिख लीजिए लिख लीजिए, है ना। नहीं लिख रहे हैं बस, चलो लिखना दीजिए, लिख लो तुम लोग कंप्लीट। अब देखिए आप सभी से निवेदन है, यहाँ जो है क्लास ऑफलाइन मोड में कंटिन्यू चलेगी। याद रहे आप लोग को 7 से 8 में मैथ और 8 से 9 में जीएस और 9 से 10 में रीजनिंग। ये ऑफलाइन मोड हमेशा यहाँ पे जो है ऑफलाइन आप लोग क्लास चलेगी।
चलिए तो आगे समझने का प्रयास करते हैं। आधुनिक भारत को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर आधुनिक भारत सर पढ़ना है तो कब से कब तक पढ़ेंगे? तो देखिए, आधुनिक भारत 1707 से 1964 तक ला, है ना, यानी 1947 के बाद। चलिए हम आज तक ला भी हम आधुनिक भारत में ही हैं, ध्यान रखेंगे। तो आधुनिक भारत में सर पहले क्या पढ़ना है? तो पहला पढ़ना है यूरोपियों का आगमन। पहला क्या पढ़ना है? यूरोपियों का आगमन। सर यूरोपियों का आगमन जो हम पढ़ेंगे, यूरोपियों के आगमन में कौन कौन सेक्शन को पढ़ना होगा? तो पुर्तगाली पढ़ना होगा, डच पढ़ना होगा, अंग्रेज पढ़ना होगा और फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों को पढ़ना होगा। इधर है यूरोपियों का आगमन में हम पुर्तगाली को पढ़ेंगे, डच के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेजों को पढ़ेंगे और फ्रांसीसियों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये हमारा आधुनिक भारत में पहला टॉपिक पढ़ना है। क्या? यूरोपियों का आगमन, है ना। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग मुगल साम्राज्य का विघटन एवं उत्तराधिकारी। मुगल साम्राज्य का विघटन एवं उत्तराधिकारी। मुगल साम्राज्य का विघटन एवं उत्तराधिकारी जब पढ़ेंगे साथी, तो इसमें जो है हम बंगाल पढ़ेंगे, अवध पढ़ेंगे, हैदराबाद पढ़ेंगे और कर्नाटक आदि के क्षेत्र को हम पढ़ेंगे। क्लियर है? ये मुगल साम्राज्य का विघटन एवं अधिकारी। इसी आधुनिक भारत में हमको पढ़ना है अंग्रेजों के भारत विजय। देखेंगे जब अंग्रेज आए और भारत को विजय किया, उनकी क्या क्या नीति रही, कौन कौन से युद्ध लड़े वगैरह वगैरह। तो इनमें अंग्रेजों के भारत विजय में हमको पढ़ना होगा कर्नाटक का युद्ध 1744 से 63 के बीच में। और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग बंगाल में प्लासी की लड़ाई 1757 और बक्सर पढ़ेंगे 1764। फिर मैसूर में हम लोग लेंगे, मैसूर को पढ़ना होगा। और फिर हम लोग मराठा पढ़ेंगे, इसकी संघ के बारे में पढ़ेंगे। पंजाब का अधिग्रहण क्षेत्र के बारे में पढ़ना होगा। यानी मुख्य चैप्टर हुआ आपका आधुनिक भारत में तीसरा। क्या हुआ तीसरा? अंग्रेजों के भारत का विजय। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप लोग? यस। इसके बारे में हम लोग आधुनिक भारत में ही फिर पढ़ेंगे। अगला क्या है? चौथा, दास्ता का बंधन। अब दास्ता का बंधन में क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, वो पढ़ना हमको। अंग्रेजों द्वारा विभिन्न सामाजिक आर्थिक राजनीतिक नीतियों द्वारा भारत का शोषण, यानी अंग्रेजों द्वारा भारत का शोषण, डायरेक्ट बोलिए, ये पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे प्रतिक्रिया। अब इनकी जब शोषण के नीति के विपरीत में क्या भारतीय लोगों का प्रतिक्रिया रही, वो आपको 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे कुछ समझ में आ जाएगा। यानी कि आधुनिक भारत में चौथा चैप्टर है दास्ता का बंधन, है ना। समझ पा रहे हैं आप लोग? लिख ले रहे हैं ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए ठीक है, यहां पे देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता। आधुनिक भारत में ही पढ़ना है स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या हमको पढ़ना है दोस्त? तो कांग्रेस में देखिएगा नरम दल से गरम दल की ओर क्रांतिकारी आंदोलन। और अगला पढ़ना होगा हम लोग को गांधी जी के आंदोलन। चलिए गांधी जी को भी हम लोग को समझने का मौका मिलेगा। ये पढ़ना आपको आधुनिक भारत में, है ना। चौथा, चलिए नेक्स्ट पढ़ना है स्वतंत्रोत्तर भारत। जब हम भारत स्वतंत्र हो जाते हैं तो उसके बाद की आधुनिक भारत में क्या स्थिति रहती है? तो तात्कालिक समस्याओं का, है ना, सामना। जब हम भारत आजाद होते हैं तो अंग्रेजों ने हमारी भारत को किस प्रकार बंजर भारत को छोड़ के जाता है, उस भारत में हमें कौन कौन सी कठिनाई और परेशानियां का सामना करना पड़ता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। हम कैसे कैसे अपने आर्थिक सुधार करते हैं, उसके बाद हम विदेश नीति और गुटनिरपेक्ष से कैसे निपटते हैं, इन सारी चीजों को हमको पढ़ना होगा आधुनिक भारत में। समझने का प्रयास करेंगे। ये सारे सेक्शन जो है आपको पढ़ना होगा आधुनिक भारत में, है ना। आधुनिक भारत में जो है इस आधुनिक भारत की कहानी जो आपका रहेगा वो जो है 1707 से 1764 तक रहेगा। यानी कि हम इसको, सॉरी 1764 नहीं, 1964 है, 64, यानी कि 1947 से 1964 तक
कंप्लीट हुआ। कितने सारी गाथाओं को हम लोग जो है इतिहास में पढ़ेंगे। साथ ही आप लोग समझ जाएं, आपके चरणबद्ध क्रमबद्ध आपका इतिहास की क्लास जो है अब चालू हो गई है और कंटिन्यू चालू रहेगी। ध्यान रहेंगे, आज तक जो है ये आपको बताया गया। देखेंगे यहाँ पे ये फाउंडेशन बैच का हिस्ट्री जो है मॉडर्न क्लास, याद रखेंगे मॉडर्न का जो है बात बताया मैंने। इसके पहले मैं मिडाइवल का ही बताया, इसके पहले मैं एनिसेंट का, यानी कि तीनों पार्ट याद रखेंगे। तीनों पार्ट जो है हम लोग प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ेंगे और मध्यकालीन भी पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और यहाँ पे तीसरा में देख रहे हैं आधुनिक भारत भी पढ़ेंगे। तीनों जो है सेक्शन को हम लोग देखेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, कालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। यानी भारत का ये 3 सेक्शन हुए। भारत यानी कि इतिहास के ये 3 सेक्शन में हम लोग इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जियोग्राफी भी देख लेंगे, जियोग्राफी देख लेंगे। उसके बाद जो है पॉलिटी देख लेंगे। कंप्लीट ये सेक्शन को जो है आपको कोर्स के अंतर्गत में मेरे द्वारा करवाया जाएगा, यानी इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। याद रखेंगे आप ये तीनों को जो है ऑफलाइन मोड में क्लास यहाँ कंटिन्यू चलेगी। अभी जो है हम इतिहास को लेकर के चलेंगे आगे। आज बता दिया कि इतिहास को हम लोग कितने कालखंडों में बांट के पढ़ेंगे और उन इतिहास को हम कौन कौन से सेक्शन को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। वैसे वैसे सेक्शन को हम जरूर पढ़ाएंगे और उन्हीं से क्वेश्चन भी आपको अधिक आने वाले हैं। चलिए दोस्त, आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं हम आप लोगों को कल, यानी अगले एपिसोड में। कल की क्लास में आप लोग आइए, ठीक है। अब आप लोग बैठे और पढ़ेंगे आप लोग रीजनिंग सुनील सर से।